नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू की जो कविता आह धरती कितना देती है पढ़ रहे थे, उसका शेष अंश पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से सुमित्रानंदन पंत जी ने सेम के बीज बोए थे और किस तरह से वे बीज अंकुरित हुए और असंख्य पौधों के रूप में पल्लवित हुए, और किस तरह से कभी बहुत प्रसन्न हुए, किस तरह से कभी बहुत विस्मित हुए और प्रसन्न हुए। इसका चित्रण उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण अंदाज में पूरी कविता में किया है। वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। मैं पढ़ देती हूँ पहले कविता। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है, छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, जागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से आंचल के बूटों से। ओह समय पर उनमें कितनी कलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी कलियां, उफ उनकी क्या गिनती, लंबी लंबी अंगुलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, झूठ न समझें चंद्रकलाओं सी नित बढ़ती, सच्चे मोती की लड़ियों सी, ढेर ढेर खिल झुंड झुंड झिलमिल कर कचपचिया तारों से। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं हम। अवाक रह गया, अवाक रह जाना मतलब बोल न फूटना, मुंह से बोल नहीं फूटना। वाक मने बोली, तो जब व्यक्ति बोल नहीं पाता है तो कहते हैं अवाक रह जाना। छितरे मने बिखरे हुए, तारों से छितरे मने बिखरे हुए। श्यामल मने हरी नीली लताएं, झागों से लिपटी लहरी श्यामल लतरों पर। आंचल के बूटों से, बूटे मने आंचल में जो कढ़े हुए नमूने होते हैं उनको यहाँ पे बूटे कहा गया है। और चंद्रकलाओं सी नित्य बढ़ती, चंद्रकलाएं मने चंद्रमा की किरणें। झिलमिल कर कचपचिया तारों से, कचपचिया तारे मतलब आकाश में पूर्व दिशा में जो तारे उगते हैं उन तारों के समूह को कचपचिया तारे कहते हैं। अब भावार्थ करती हूँ मैं। तो ये जो प्रस्तुत पद्यांश हम पढ़ने जा रहे हैं वह सुमित्रानंदन पंत रचित आह धरती कितना देती में से ली गई पंक्तियां हैं। कुछ अंश हम पहले भावार्थ कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो कवि ने जब देखा कि बोए हुए सेम के बीज असंख्य फलियों में, असंख्य पौधों में परिवर्तित हो चुके थे तो वे अवाक रह गए। मतलब इतना आश्चर्यचकित कर देने वाला वो दृश्य था कि उन्होंने देखा ढेरों पौधे, ढेरों लताएं इधर उधर लहरा रही हैं और बढ़ती ही जा रही है, सेम के पौधे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उन्होंने उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कि छोटे छोटे बच्चों के समान, नवागत आगंतुकों के समान छाते लिए हुए आ रहे हैं, अपने बोने नाटे कदमों से उछलते हुए बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं। और वो आगे कह रहे हैं कि मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। उन्हें बहुत ही विस्मय हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ और ये सोचा उन्होंने कि वंश कैसे बढ़ता है। यूँ हम देखते हैं खेतों में हरियाली देखते हैं, खेतों में फसलें देखते हैं, पौधे देखते हैं, लेकिन जब व्यक्ति खुद अपने हाथों से कुछ उगाता है तो उसका अनुभव, उसका आनंद, उसकी प्रसन्नता कुछ और ही होती है। और जब कवि ने अनजाने में ही अनायासी सहज भाव से सेम के बीज बो दिए थे और उससे ढेरों पौधे, ढेरों लताएं लहलहाते हुए फैल गई, खिल गई, तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि किस तरह से एक कण बोया और मन भर उत्पन्न हुआ। एक छोटा सा, एक थोड़े से बीज उन्होंने सेम के डाले थे और ढेरों लताएं, ढेरों बेलें लहरा गई। तो इसलिए उनके मन में ये विचार आया कि मैंने ये देखा कि वंश कैसे बढ़ता है, किस प्रकार से वंश की वृद्धि होती है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर। वहाँ जो हरी नीली लताएं लहरा रही थी उन पर वे सेम के फूल कैसे लग रहे थे, जैसे तारों के समान बिखरे हुए, या फूलों के छींटे और झागों से लिपटे, जैसे लताओं पर झागों के समान लिपटी हुई फलियां, लिपटे हुए वे पौधे तारों के समान, बिखरे हुए तारों के समान बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से। तो वे जो पौधे थे उनमें जो सेम की फलियां अब आने वाली थी, जो पत्ते अनगिनत लग गए थे, वो बिखरे हुए तारों के समान, फूलों के जैसे छींटे दिए हुए, फूलों के समान बिखरे हुए, तारों के समान बिखरे हुए और झागों के समान लिपटे हुए सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से। अमावस्या के हंसमुख नभ से, न जाने कवि ने यहाँ अमावस्या का हंसमुख नभ क्यों कह दिया, जबकि अमावस्या में तो काली अंधियारी रात होती है। लेकिन कवि कह रहे हैं तो हम भी यही भावार्थ करेंगे कि अमावस्या के हंसमुख आकाश की तरह है,
चोटी के मोती से, किसी युवती की चोटी में गूंथे हुए मोतियों के समान वे फूल लग रहे थे सेम के। आंचल के बूंटों से, ऐसे ही किसी के आंचल में जो कशीदा निकाला हुआ होता है, कशीदे में जो बूंटे टाके हुए होते हैं, उस तरह से उन आंचल के बूंटों के समान लग रहे थे। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, और उन बेलों में, उन लताओं में समय आने पर कितनी फलियां पक करके टूटी, कितनी फलियां आ गई। कवि बहुत ही आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, वे फलियां कितनी सुंदर लग रही थी, और कितनी सारी फलियां। जब खुद के द्वारा उगाया हुआ पौधा होता है तो उसमें से जब बीज अंकुरित होता है या पौधे बनते हैं तो हमें वाकई बहुत ही खुशी मिलती है। और वही खुशियाँ कवि महोदय व्यक्त कर रहे हैं कि कितनी सारी फलियाँ उन्होंने देखी, कितनी प्यारी फलियाँ, पतली चौड़ी कलियाँ, पतली चौड़ी, पतली पतली, चौड़ी चौड़ी कलियाँ, उफ उनकी क्या गिनती। अनगिनत अनगिनत फलियाँ, अनगिनत पौधे, अनगिनत लताएं, अनगिनत बेलें, और उनमें अनगिनत फलियाँ, उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। लंबी लंबी अंगुलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी। और उन फलियों का आकार कैसा था? लंबी लंबी अंगुलियों जैसी फलियाँ और नन्ही नन्ही तलवारों जैसी वे फलियाँ लग रही थी। पन्ने के प्यारे हारों सी। पन्ना, पन्ना एक क्या कहते हैं, हरे रंग के मणि होता है, हरी रंग के मणि माणिक होते हैं। तो पन्ने जैसे, पन्ने से जो आभूषण बनाए जाते हैं, तो उन पन्ने के प्यारे प्यारे हारों जैसी। झूठ न समझे, कवि कह रहे हैं कि मेरी इन बातों को झूठ न समझे। चंद्रकलाओं सी नित बढ़ती, चंद्रमा की किरणों के समान नित्य प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी वे फलियाँ, संख्या में बढ़ती ही जा रही थी। सच्चे मोती की लड़ियों सी, सच्चे मोती की लड़ियों के समान ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिलमिल कर कचपचिया तारों सी। ढेर ढेर संख्या में वे फलियाँ खिल रही थी, और झुंड के झुंड, गुच्छे के गुच्छे पौधों पे, लताओं पे सेम की फलियों के गुच्छे और झुंड के झुंड पनपते और उगते हुए आ रहे थे। झिलमिल कर कचपचिया तारों से, और जैसे कचपचिया तारे झिल मिलाते रहते हैं आसमान में, उस तरह से फलियाँ लताओं पर और बेलों पर झिल मिलाती हुई सी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो कवि की यहाँ खुशी मन में समय नहीं समा रही है, इसलिए तरह तरह की उपमाएं देकर के उन्होंने इन फलियों का चित्रण किया है। तारों से छितरे, झागों से लिपटे, मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। फिर नीचे है लंबी लंबी अंगुलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, चंद्रकलाओं सी, सच्चे मोती की लड़ियों सी। तो विभिन्न प्रकार की उपमाएं देकर के उन्होंने अपने विस्मय और अपनी खुशी की भावनाओं को व्यक्त किया है। तो इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ढेर ढेर, झुंड झुंड, लंबी लंबी, नन्ही नन्ही, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और विभिन्न उपमाएं देने से यहाँ उपमा अलंकार का भी बहुत ही शानदार चित्रण हुआ है। तुकांत मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, और फलियों का बहुत ही सुंदर चित्रात्मक वर्णन किया गया है कि हमारे सामने जैसे फलियों का चित्र उभर के आ गया, फलियों का चित्र साकार हो गया है कि किस तरह से उनके आंगन में फलियां उग रही थी। भाषा बोधगम्य है, साहित्यक है, और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आगे चलें। आह इतनी फलियां टूटी, जाड़ों भर खाई, सुबह शाम वे घर घर पकी, पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई, बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर दिन रात मोहल्ले भरने खाई, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। तो कवि बहुत ही भाव विभोर होकर के गदगद हृदय से इन फलियों का चित्रण कर रहे हैं। वे कह रहे हैं आह कितनी फलियां टूटी, कि कितनी फलियां खिली और कितनी फलियां तोड़ी गई उन लताओं से, झाड़ों भर खाई, पूरी सर्दी भर हमने खाई, पूरी सर्दी के मौसम में सबने वो फलियां खाई। सुबह शाम वे घर घर पकी पास पड़ोस के, और वे इतनी फलियां थी कि घर में तो पकी ही, पास पड़ोस के घरों में भी सुबह शाम में पकाई जाती। क्योंकि जब भी किसी घर में ऐसे फसल कोई सब्जी उगती है तो ये गांव में परंपरा होती है, गांव की संस्कृति के वे अपने आस पड़ोस के घरों में भी देते हैं, बांटते हैं। और जब सेम की फलियां और लौकी ऐसी फसलें हैं जो लताओं में अनगिनत उगती है, तो आसपास के घरों में भी बांटने पर वे खत्म नहीं होती है, पूरी ऋतु भर, पूरे मौसम भर वे खाई जाती है। तो कवि महोदय यहाँ यही कह रहे हैं कि सुबह शाम वे घर घर में, पास पड़ोस के घरों में, हमारे घरों में पकी, जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई, जान पहचान वाले और अनजान लोगों में भी खूब फलियां बंटवाई, क्योंकि फलियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर दिन रात मोहल्ले भरने खाई।
मित्रों में, रिश्तेदारों में, भाइयों में, आसपास के परिवारों में, परिजनों में, आने वाले भिखारियों में जी भर भर दिन रात मोहल्ले भरने खाई। जी भर गया लेकिन फलियां खत्म नहीं हुई और रात रात दिन रात मोहल्ले भरने खाई। दिन रात सुबह शाम फली की सब्जियां पकती रही और लोग खाते रहे। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। कवि अगाह नहीं रहा ये कहने से कि कितनी फलियां उगी और उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से वो फलियों के बीज बोए थे और आज उनके सामने फलियों का इतना अंबार लग चुका था। ठीक है, तो इसमें कवि की खुशी अभिव्यक्त हो रही है कि कितनी उन्होंने फलियां बांटी। फलियों की संख्या असंख्य थी और कवि ने उनको सब में मुक्त हाथों से फलियां वितरित की। कवि ये बताना चाहते हैं कि धरती माता हमें मुक्त मन से कितना कुछ देती है। हम उसमें एक कण बोते हैं और वे मन भर प्रदान करती है। हम एक दाना बोते हैं और वे असंख्य दाने हमें प्रदान करती है। भाषा बहुत ही सरल है और प्रभावपूर्ण है। और भाषा में यहाँ प्रसाद गुण है। कितनी सरल भाषा में कविता कही गई है कि हमें बहुत ही सहजता से वो समझ में आ रही है। ठीक है, आगे चलें। आगे मैं पढ़ती हूँ। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। बचपन में निज स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर रत्न प्रसविनी है वसुधा अब समझ सका। कवि महोदय यहाँ कह रहे हैं कि यह धरती कितना देती है। ये धरती माँ है हमारी और माँ अपने बच्चों को, अपने प्यारे पुत्रों को, अपनी प्यारी संतानों को कितना देती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। मैं धरती माता के इस महत्व को, इस महिमा को, उनके इस गुण को मैं नहीं समझ पाया था। कब? जब बचपन में निज स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर, निज स्वार्थ में मैंने पैसे बोए थे, तब धरती माता ने मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन उस समय मैं उनके इस महत्व को नहीं समझ पाया था कि मैंने स्वार्थवश धातु बोई थी तो वह उगने वाली ही नहीं थी। रत्न प्रसविनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। अब जब कवि ने अनायास से सहज भाव से सेम के बीज बोए थे तो जितनी फलियाँ उत्पन्न हुई, जितने पौधे लहराए, उससे उन्होंने ये समझा कि ये वसुधा तो, ये धरती माता तो रत्न उगलने वाली है, रत्नों को जन्म देने वाली है। इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानवता समता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूली सुनहरी फसलें। मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है कवि महोदय ने कि रत्न प्रसविनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। वसुधा मने धरती, रत्न प्रसविनी मने रत्नों को पैदा करने वाली। इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं। ममता मने स्नेह के, प्रेम के दाने बोने हैं। जन की क्षमता के दाने बोने, जनता की क्षमता के। मानवता समता, ममता शब्द पहले आ चुका है इसलिए यहाँ मानवता और समता शब्द होंगे। मानवता के दाने बोने हैं, समता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूली, धूली मने मिट्टी, सुनहरी फसलें, सुनहरी मने अनमोल फसलें, मूल्यवान फसलें। मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हंसे दिशाएं मने सब जगह, सब तरफ, हर दिशा में प्रसन्नता फैल जाए। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, हम जैसा बोएंगे वैसा ही हमें वापस प्राप्त होगा या वैसा ही हम प्राप्त करेंगे। तो कवि कह रहे हैं कि हमें रत्न उगलने वाली, अनमोल धातुएं और अनमोल फसलें उगलने वाली इस धरती में क्या बोने हैं? सच्ची ममता के दाने बोने हैं, सच्चे प्यार के दाने बोने हैं, ताकि हमें प्यार भी वापस बेशुमार होकर के प्राप्त हो। हमें एक दूसरे के मन में, सबके मन में सच्चे प्यार के बीज बोने हैं, ताकि वो प्यार के बीज सबके हृदय में लहलहाए और एक दूसरे से प्यार हमारा बढ़े, ममता बढ़े। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना है, हमें आलस्य और प्रमाद को खत्म करके अपनी क्षमता को बढ़ाना और क्षमता के बीज बोने हैं, ताकि हमारी क्षमता भी वापस सहस्त्र गुनी बढ़े। इसमें मानवता समता के दाने बोने, मानवता के और समानता के दाने बोने हैं, ताकि मानवता और समानता की भावना में भी हमें सहस्त्र गुना बढ़े, जिससे उगल सके फिर धूली सुनहरी फसलें। ऐसे दाने बोएंगे तो ये माँ जो है, ये धरती माँ जो है, ये मिट्टी जो है, ये धूल जो है, वापस वही अनमोल फसलें उगल करके हमें प्रदान करेंगी, ताकि ये धरती उन फसलों को, उन सुनहरी फसलों को, उन बेशकीमती फसलों को असंख्य मात्रा में फिर उगल के हमें प्रदान करें। क्योंकि धरती माता का गुण है, जो हम उन्हें देंगे वे हमें अनगिनत वापस लौटाएंगी। मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं,
और मानवता और श्रम से हम इतना धान उगाएं कि हर दिशा में वह मानवता, समता और ममता फैल जाए और सब बहुत ही प्रसन्न हों। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। यहाँ कवि महोदय अंत में कह रहे हैं इस पूरी कविता के निष्कर्ष रूप में, सार रूप में, कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो हमें हमेशा अच्छे बीज बोने हैं, ममता के बीज बोने हैं, समता के बीज बोने हैं, मानवता के बीज बोने हैं, क्योंकि यही हमें वापस प्राप्त होगा। कितनी अद्भुत कविता है, बहुत ही हृदय गदगद हो रहा है। उन्होंने प्रारंभ में लालचवश, लोभवश, स्वार्थवश, अबोध अवस्था में सिक्के बोए थे, लेकिन वे नहीं उगे। लेकिन बाद में सहज भाव से, बगैर कुछ सोचे समझे, उन्होंने बहुत ही सहजता से सेम के बीज बोए और सेम के बीजों को धरती माँ ने असंख्य रूप में वापस प्रदान किया, हमें प्रदान किया। तो इससे यही जो है सार निकलता है। इससे कवि महोदय यही कहना चाहते हैं कि हम सहज भाव से जो बोएंगे वह हमें अनगिनत रूप में प्राप्त होगा, लेकिन हम स्वार्थ और लोभ के वश अगर कुछ बोएंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि महोदय ने सहज भाव से और सहजता से अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी है। कर्मवाद का सिद्धांत यहाँ प्रतिपादित हो रहा है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, जैसे हम बीज बोएंगे वैसे ही हमें फसल प्राप्त होगी। आ रही बात समझ में? तो इसमें कवि कर्मवाद के सिद्धांत से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। कविता में कवि ने हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी है। भाषा बोधगम्य है, सरस है और साहित्यिक है, अनुप्रास अलंकार है, अतुकांत मुक्त छंद है। तो आपको कविता समझ में आ गई होगी। आज हमारी ये कविता समाप्त हो गई है। धन्यवाद।